अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान ने मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से चंद घंटे कबल अडियाला जेल में वकला टीम और मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो वाज़ेह करते हैं कि किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें। वो कोई नवाज शरीफ नहीं जिसने अपने अरबों के करप्शन केसेस माफ़ करवाए हैं। हम इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली पर एक्शन लें। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। इमरान खान का कहना है कि हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। इस हवाले से मैं आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों को एक ख़त भी लिखूंगा ताकि बेकसूर शहरियों की सुनवाई हो। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुतालबा है कि इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। इमरान खान इससे पहले भी अपनी बातचीत और ट्वीट्स के जरिए तहरीक इंसाफ के मामलात को बैनुल अक़वामी फोरम्स में उठाने की बात कर चुके हैं। इमरान खान का यह मौक़िफ़ बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। एक तरफ PTI की कमेटी हुकूमत के साथ सियासी मुज़ाकरात करने जा रही है, अपने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल में पेश करने जा रही है। दूसरी तरफ खुद इमरान खान अपने मुक़द्दमात के फैसलों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ज़्यादा पुरानी बात ना भी की जाए, सिर्फ इंतखाबात के बाद की बात ही की जाए, तो इमरान खान के पास बहुत से दाखिली ऑप्शंस मौजूद रहे। पार्लियामेंट में भरपूर किरदार अदा करने का सुनहरी मौका, खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी गवर्नेंस की कोशिश, अदालती मुकदमात का बेहतरीन कानूनी अंदाज से सामना करना और सबसे बढ़कर मुज़ाकरात की दावत के बाद इमरान खान की तरफ से तहम्मुल का मुजाहरा। क्या इमरान खान ने एक के बाद एक इन तमाम दाखिली रास्तों को खुद से बंद नहीं किया? अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं जब मुल्क के कई सियासी और सहाफती हलकों की तरफ से दावे भी किए गए कि बुशरा बीबी को लेकर कहीं न कहीं ट्रैक 2 पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर इमरान खान की तरफ से आए रोज अहम आईनी, रियासती ओहदेदारों, अदालतों, निज़ाम इंसाफ, हत्ता के मुल्क के इस्तेहकाम पर भी लायानी और मनफी नौयत के सवालात खड़े कर दिए जाते हैं। इन बातों के बाद क्या बामकसद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी रह जाती है? ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्या अब बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करके रिलीफ हासिल करने की कोशिश करना ही इमरान खान और PTI की उम्मीदों का वाहिद महवर रह गया है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि जब मुज़ाकरात होने को हैं, चंद घंटों में आप तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात सामने रखने वाले हैं, उस वक्त में एक बार फिर से अदम एतमाद का इजहार करना और बैनुल अक़वामी फोरम्स या प्लेटफॉर्म्स को ही वाहिद आसरा समझना, वजह क्या है, ख्वाहिश क्या है, दो कश्तियों की सवारी आखिर क्यों है? पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी और शहजाद चौधरी साहब। आपके सामने प्रोग्राम का सवाल रखेंगे इस तरह से। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। क्या इमरान खान को तमाम दाखिली ऑप्शंस बंद दिखाई देने लगे हैं? इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में क्या वजह है कि बार बार, मतलब अब तो हुकूमती वज़रा की जानिब से भी कहा गया कई बार कि अगर इस तरह की गुफ्तगू को रोक दिया जाए, इस तरह के इल्ज़ामात को रोक दिया जाए तो मुज़ाकरात किसी तौर आगे बढ़ सकते हैं, मगर अब तो साफ साफ कह दिया गया है कि बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या वाकई तमाम दाखिली ऑप्शन ख़त्म हो गए? नहीं, कोई भी नहीं ख़त्म हुआ। हस्बे मामूल उन्होंने एक बयान देना था, उन्होंने एक बयान दिया। आपने तो उनका सिर्फ एक लफ्ज़ हमारे से शेयर किया है। अगर उनका बयान वो पढ़ा जाए तो वो तमाम वही बयानात हैं जो पिछले कई हफ्तों से वो दे रहे हैं। उनको सबको दोहराया, तमाम चीज़ों को दोहराया, अपने आप को हर चीज़ से बरी रुज़मा करार दिया। और ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसके भी अब कहा है कि ये तो हमारी गलती है ही नहीं, ये गलती तो किसी और की थी। तो सवाल पैदा होता है, गलती अगर किसी और की थी तो इक़्तिदार तो आपके पास था, तो आप जिस पर आज शक का इजहार कर रहे हैं तो वो तहकीकात करवा लेते, खुद तहकीकात करवा लेते। आपको किसने मना किया? उन्होंने जो एक जजेस के बारे में, ख़ास तौर पे काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में जिन ख़यालात का इजहार आज किया है, बहुत अफसोसनाक है, बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। ये अपने दोस्तों को, वर्कर्स को उकसाने वाली बात होती है, बजाय उनको कोई ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे वो कौम की खिदमत कर सकें, वो कानून को समझ सकें, अदालती निज़ाम की अच्छाइयों बुराइयों पर बात हो तो ठीक है, लेकिन बाय नेम एक शख्स के बारे में, उसके बारे में जो जिन अल्फाज का चुनाव किया गया है, अगर उन्हीं अल्फाज का चुनाव बानी के बारे में किया जाए तो मैं कभी नहीं करूँगा। कि मैं कितनी भी मुखालफत बानी का अगर हूँ तब भी मैं वो अल्फाज बानी के बारे में इस्तेमाल नहीं करूँगा जो उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में इस्तेमाल किया। ये छोटी बात नहीं की आज उन्होंने। और अगर कहीं को लोग कहते थे कहीं कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं
तो कहीं कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आज जो उन्होंने कहा उस मुज़ाकरात को डायनामाइट ही कर दिया। देखें जिस किस्म की बातें आज उन्होंने की हैं आयशा, उसके बाद मुज़ाकरात की मुझे नहीं पता सर वो करते क्यों इस तरह की बात, जब आप मुज़ाकरात भी हुकूमत से कर रहे हैं, पार्लियामान शेयर कर रहे हैं, फिर पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद, और फिर बैनुल अक़वामी फोरम्स क्या होगा वहाँ से? क्या कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब क्या क्या इशू है, ये बैनुल अक़वामी इशू है, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं, हमारे मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, मुल्क में पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, और सेनेट को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कौमी असम्बली को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सूबाई असम्बलियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्या, मुझे तो इनकी इस दोहरे मयार की समझ खुद नहीं आती। डायनामाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या वो खुद से मुज़ाकरात नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो? वो चाहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ एक तरीके से उनको रिहा किया जाए और इंतखाब की अमल को ख़त्म शुदा जो है असरे नौ उसको ऐलान किया जाए, तारीख दी जाए और उनको मर्जी करने की इजाज़त है। एक अलबत्ता मुतालबा उनका जो है उसकी मैं हमायत पहले भी कर चुका हूँ, आज फिर करूँगा। वो ये है कि कैदियों की रिहाई का मामला हमेशा ये होता है कि जब दो टीमें बैठ जाती हैं तो एक्सचेंज ऑफ लिस्ट करती हैं कि किसका कितना कसूर है। जिन सियासी वर्करों का, अगर वो सियासी वर्कर हैं और उनका अमल सियासी था, कम कसूर होता है तो उनके बारे में दोनों फ़रीक़ैन तय कर लेते हैं इनको छोड़ दिया जाए। मासवाए उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिन पे बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात साबित हो चुके हों। तो मैं समझता हूँ वो एक ऐसी बात है, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कही, मैं आज भी कहता हूँ कि हाँ, कोई लिस्ट दी जाएगी ना कि ये तो नहीं कि वन टू ऑल, नहीं, वो दोनों तरफ से आएगी। एक लिस्ट ये देंगे, एक लिस्ट हुकूमत के पास होगी, उस पर डिबेट होगी, और आशा उसमें भी वक्त लगेगा। ये तो नहीं आज लिस्ट दी और कल सुबह आपने कहा हमारे आदमी छोड़ दो। इट विल टेक टाइम, डायलॉग में वक्त लगता है। हाँ, ये गैर मुल्की कहीं पे अदारे में जाके दरख्वास्त जमा कराएं, आज जमा कराएं और कल फैसला हो जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या करना चाह रहे हैं। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये कह रहे हैं इमरान खान, किसी को इस मुल्क के इस्तेहकाम पर यकीन नहीं रहा। ये जो मुल्की इस्तेहकाम पर सवाल उठा रहे हैं इमरान खान और बैनुल अक़वामी फोरम्स को वाहिद अब अपना समझ रहे हैं कि वहीं पर कोई हल निकलेगा, दाखिली ऑप्शंस महदूद करने, ख़त्म करने, बंद करने में किरदार बानी का ज़्यादा है, मारूजी हालात का असर ज़्यादा है? देखिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान भी उससे अलग हैं या दूसरी सियासी जमातें उससे अलग हैं। यहाँ पर तो किसी भी पाकिस्तानी के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो। अब इमरान खान के जो ज़िंदान का दरवाज़ा है, ये अंदर से ही खुलेगा, ये बाहर से नहीं खुलेगा। इसकी चाबी वाशिंगटन या लंदन में नहीं है। अब इसको खोलने के दो ही तरीके हैं, या तो वो पुरअमन जद्दोजहद करें, मुज़ाकरात के रास्ते पर चलें और उसके नतीजे में कोई मुआहदा हो और वो बाहर आए, या फिर उस निज़ाम को उल्टा दें। वो निज़ाम को उल्टाने की वो कोशिश 2 दफ़ा कर चुके हैं, एक बार फिर कर लें। निज़ाम से अपनी मर्ज़ी मनवाने के लिए तो उन्हें निज़ाम को उल्टाना होगा, बहुत ही मुश्किल में डालना होगा। उसका तो इस वक्त कोई अमकान नज़र नहीं आता। मेरे ख़्याल में तो उनकी जद्दोजहद सियासी जद्दोजहद ही होनी चाहिए और उनका रास्ता पाकिस्तान के निज़ाम अदल के रास्ते से ही निकलेगा। ये निज़ाम अदल कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन हमने देखा है उनको भी आला अदालतों ने बार बार रिलीफ दी है, और पाकिस्तान के तमाम जो साबिका सियासी रहनुमा थे उनको इन्हीं आला अदालतों ने बिलाखिर रिलीफ दी। अब जहाँ तक बैनुल अक़वामी फोरम्स को इस्तेमाल करने का सवाल है, उसको तो PTI पहले से इस्तेमाल कर रही है। उस तरह से भी इस्तेमाल कर रही है जिस तरह करना चाहिए, उस तरह से भी कर रही है जिस तरह नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर IMF को तो उन्होंने ख़त लिखा था, जिस पर PTI के अंदर भी बहुत एक तरह का इख्तलाफ पैदा हुआ था। बहुत लोगों ने इनकार कर दिया था कि वो ख़त नहीं लिखेंगे, लेकिन इमरान खान ने वो ख़त लिखवाया। IMF का प्रोग्राम तो पाकिस्तान में आ गया। सबसे बड़ी जो दुनिया की ताकतवर तरीन असम्बली है, अमेरिका की कांग्रेस, वहाँ से भी उन्होंने करारदाद मंजूर करवा ली। जो उनके अमेरिका में जो बैठे हुए साथी हैं, उनकी यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अभी जो नई अमेरिकी इंतज़ामिया आ रही है, उसके कुछ अहम तरीन लोगों, उनको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, उनके साथियों ने उनसे बयानात दिलवाए हैं। और अब उम्मीद ये है कि जब 20 तारीख को नई अमेरिकी हुकूमत आएगी तो वो शायद
ज़्यादा पाकिस्तान पर दबाव डालेगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये दबाव बहुत ज़्यादा पुरअसर नहीं हो सकता। सही। इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना तारीखी तौर पर रहा है। मगर जैगम साहब, ऐसे में सवाल ये होता है कि जब आपने 31 जनवरी तक की तारीख खुद से दी है तो आप 31 जनवरी तक का सब्र कर लें, चाहे आपको अमेरिका से भी उम्मीद हो। आप 20-22 जनवरी गुजर जाने दें, जल्दी क्या है? जहां आप निज़ाम और निज़ाम चलाने वालों को बार बार उनके ऊपर इल्ज़ाम के साथ उनकी तज़हीक उड़ा रहे हैं, तो फिर इस तरह मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज होंगे? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, यही बात है जो PTI को सीखने की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात किस तरीके से करने हैं, दूसरों के साथ मिल के कैसे चलना है, पॉलिटिक्स को आर्ट ऑफ पॉसिबल के तौर पर कैसे लेना है। PTI का मसला ही ये रहा है कि वो कुछ इंतहाई किस्म के अपने मुतालबात रखती है, उस मुतालबात पर कोई डेडलाइन देती है और कहती है कि डेडलाइन पर काम होगा तो ठीक है, वरना फिर हम कोई दूसरा रास्ता लेंगे। ये मुज़ाकरात का तरीका तो नहीं है, ये मुतालबात तो नहीं होते, ये तो कंडीशंस होती हैं। आप ज़रूर अपनी लिस्ट लेकर आएँ, लेकिन आपको उस पर गुफ्तगू करनी होगी दूसरी साइड के साथ, उनको मनाना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। और मेरी राय में PTI जैसी जमात को, सबसे बड़ी जमात को, दो छोटे छोटे मुतालबात सामने रखने नहीं चाहिए। उनको पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल पर बात करनी चाहिए, सबको उस कॉमन ग्राउंड पे लाना चाहिए जहां पे उसका भी मसला हल हो और पाकिस्तान की जमहूरियत का ये जो मुसलसल का अजाब है ये भी खत्म हो, कि जिस अजाब का बायस कभी वो खुद होते हैं, कभी कोई दूसरा होते हैं। वैलिड पॉइंट। देखिए, बाहर वाले अगर कोई मदद कर जी, और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, बाहर वाले अगर कोई मदद कर सकते थे तो वो अरब दोस्त थे जिनके साथ इन्होंने उल्टा छेड़खानी कर ली है। मैं गुफ्तगू से आपकी ये लग रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी, ये जो ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिक्स की, उसको समझ नहीं पा रही PTI। हमाद साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। अब जो अभी तक की गुफ्तगू हुई, रियासती और आइनी अहदेदारों पर तनकीद करने वाला, मुल्की इस्तेहकाम को कहना कि इस्तेहकाम नहीं, इस पर सवाल खड़े करने वाला, IMF को कर्ज देने से मना करने वाला, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क में ज़र मुबादला भेजने से रोकने वाली शख्सियत, मुल्की मामलात को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उसके हल तलाश करने वाले, क्या उन्हें फिर मुबैना मास्टरमाइंड कहा जाए या सियासी कैदी कहा जाए? सर पीटले आदमी। हर रोज हम ये बात करते हैं कि एक बात जो कॉमन सेंस की बात लगती है, हम लोगों को तो लगती है कम से कम, हम कहते हैं यार ये सीधी बात है। आप एक तरफ मुज़ाकरात शुरू कर बैठे हैं, एक तरफ आप धमकियां देते हैं। अभी आपने लफ्ज़ बोला तज़हीक, मेरा ख्याल बहुत अहम आपने लफ्ज़ बोला। आप तज़हीक करते हैं निज़ाम की, आप रियासत तक चले जाते हैं, आप रियासत के ओहदेदारों के नाम लेते हैं। अच्छा, आप सोचिए, आप कल बैठने जा रहे हैं, आप आज कह रहे हैं मुल्क में मुल्की इस्तेहकाम पर किसी को भरोसा नहीं है। मैं बंद कर दूंगा मुज़ाकरात एक दिन, अगर ये आखिरी मीटिंग होगी, अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो हम ये मुज़ाकरात बंद कर। ये रवैया हम कब से इस पे बात करते हैं, हर रोज़ तनकीद भी करते हैं, हैरान भी होते हैं, सर खुजाते हैं कि इससे क्या हासिल होने जा रहा है। अगर आप मुज़ाकरात को खुद ही नाकाम करना चाहते हैं तो आप मुज़ाकरात कर क्यों रहे हैं? ये हम बात इसको हमने 100 तरह से कर चुके हैं। अब देखिए, ये जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, यानी ट्वीट भी की और जो बाकी सामने आई, आप ये बताइए, हमने हमेशा पढ़ा था भाई दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन होता है। इस तरह की बहुत सी बातें, यानी अर्थशास्त्र से लेकर और मैकियावेली की प्रिंस तक हमने वहाँ भी पढ़ी और बाद में भी हमें मालूम, हम गली मोहल्ले में भी ये बात होती है। अब आप ये बताइए कि वो हर एक से लड़ना चाहते हैं और एक ही वक्त पर लड़ना चाहते हैं। यानी वो जिस तरह आप देखते हैं ना कि वो फ़ौज के साथ एक ख़ास तरह का रवैया अपनाते हैं, वो सकूत ढाका का जिक्र करेंगे, वो याहिया खान की बात करेंगे, यानी वो एक तरह से ताना दे रहे होते हैं, वो चिढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ फिर वो चलते चलते नवाज शरीफ को भी गाली निकाल जाते हैं। भैया आप कोई एक तय तो कर लें, आपने किससे लड़ाई करनी थी? आपने सबसे लड़ना, आप चौमुखी हर एक से लड़ना चाहते हैं और एक ही वक्त में लड़ना चाहते हैं। तो ये जो आप इंटरनेशनल फोरम की बात हो रही है, ये दुरुस्त कहा दोस्तों ने, उन्होंने आजमा तो लिए इंटरनेशनल फोरम, वो इंटरनेशनल फोरम यही कर सकते हैं ना। अब इससे आगे जाकर तो क्या किया जा सकता है? तो ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर उसका रास्ता मौजूद है। हमने ये पहले दर्जनों बार देखा है। अच्छा, दर्जनों नहीं तो 2-4 मिसालें तो अभी ताज़ा हैं ना, बिल्कुल आपके सामने हैं कि जब ये लीडर इस तरह पकड़े जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं। वो बाहर निकलने का तो एक मैनुअल बुक मौजूद है, आप उस मैनुअल के ऊपर अमल ही नहीं करते। आप मुसलसल डेडलाइन देते हैं कि 26-25 नवंबर को मैं आने से पहले अगर मुझे रिहा कर दिया जाएगा तो हम इसको पोस्टपोन कर देंगे, वरना हम यलगार करेंगे।
ये आपने सुना है। जी बिल्कुल। अब वो दोबारा कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन अगर बनेगा तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे, वरना फौरन को बंद कर दिया जाएगा, गतरबूद हो जाएंगे। ये रवैया 31 तारीख की खुद ही उन्होंने दी हुई है, 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करें। उस दौरान तो तलवार नियाम में रख लें कम से कम अपनी। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि कम से कम उस दौरान तो आप पुरअमन रहिए, आप एक तवक्को तो बांधिए। अब देखें, आप बार बार कहते हैं कि हमें अदालतों से कोई तवक्को नहीं है, और अभी तो आप एक टियर भी नहीं आपने भुगताया। यानी अभी तो हाई कोर्ट से रहती हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट रहती है, अभी तो सब कुछ रहता है। अभी बुशरा बीबी भी कल कह रही थी अदालत में कि हमें तवक्को कोई नहीं अदालत से, लेकिन हम इस पे मैं दोबारा इनको तवज्जो दिलाएं। सियासतदानों को मालूम होता था कि बायस फैसला उनके खिलाफ आने जा रहा है, और वो उसके बावजूद एतमाद करते थे और इस निज़ाम का हिस्सा रहते थे, और वो दुरुस्त साबित हुए। आखिरकार उनको उन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलता है, चाहे वो ज़रा देर से मिलता है, लेकिन वो उन्हीं अदालतों से, वहीं से रास्ते निकलते हैं, वहीं से चश्मे फूटते हैं। तो लिहाजा आप अदम एतमाद का इजहार करके मुल्क के तमाम इदारों पर, और आप देखिए जो शुरू करते हैं, काजी फाइज ईसा बेचारे कहाँ से आ गए। यानी अपनी गुफ्तगू उन्होंने शुरू काजी फाइज ईसा को दुशनाम तराजी से गाली दे के गुफ्तगू शुरू की है। तो आप ये फरमाइए कि इस वक्त ज़रूरत क्या थी उनको गाली देने की। यानी आप चाहते हैं कि एक एक जो शोबा है, एक एक जो इदारा है, जो फ़र्द है, उसका नाम ले लेकर मैं सबसे अपनी इस लड़ाई का आह्या करूं और इसे आगे बढ़ाऊं। अब उनके खिलाफ एक फैसला आने वाला है, वो ये समझ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जज के ऊपर एक मजीद के, देखो जजों को इस तरह याद किया जाता है और तुम्हें भी इस तरह याद किया जाएगा, ये उसका अब पस मंजर है। तो मेरा ख्याल है ये धमकी आमेज रवैया नहीं ठीक। अब फिर ये डेडलाइंस वगैरह छोड़कर कुछ वक्त ठंडा तो कर लें अपने दिए गए। इफ्तिखार साहब की सुन लें। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अपने ही दोस्तों पे एतबार करें। आपने एक टीम बनाई है, आप उसने उस टीम से मुलाकात की है, आप उस पे इत्बार करें। वो इलेक्टेड लोग हैं, एक दो महीने पुरअमन तो रह दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। शहजाद साहब, यहाँ पे भी जो हमाद साहब ने बात की कि ताने देना, चिढ़ाना, एक ही वक्त में हर एक से लड़ना, ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मुज़ाकरात को कुछ देगा? आयशा, मैं चूंकि आपका इब्तदाइया या आपने बाकी साथियों की बात नहीं सुन सका, इसलिए मैं इस चीज़ से तो कासिर हूँ कि मैं उसको कॉन्टेक्स्चुअलाइज कर सकूँ अपने जवाब। लेकिन आपका जो सवाल है उसके हिसाब से लेकिन मैं भी हमाद साहब की बात कुछ मैंने सुनी। देखिए, हम अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम इतने क्यों मरे जा रहे हैं इमरान खान को या पीटीआई को कुछ समझाने के लिए, जो कि वो खुद कुछ समझना नहीं चाह रहे। यानी हम तो पिछले तकरीबन 1 साल से या जब से ये मामला शुरू हुआ है, हम लगे हुए हैं और हम उनको बता रहे हैं कि एक मारूज को समझिए, अपने अहदाफ को हकीकी बनाइए, ताकि जो अचीवेबल्स हैं, देखिए असल में उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में, बल्कि हमारे सबके सामने एक क्लैश है पॉसिबिलिटीज का और प्रोबेबिलिटीज का। मुझे उसका उर्दू तर्जमा मुश्किल है मेरे लिए। पॉसिबिलिटीज का प्रोबेबिलिटीज के साथ क्लैश है। क्या मैं चाहता क्या हूं, क्या मुमकिनात क्या हैं और हो क्या सकता है, इसका आपस में टकराव है। तो अब अगर इतनी बड़ी जगह पे बैठा हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाला आदमी, या वो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लीडरशिप ये नहीं तय कर पा रही कि असल में हम चाहते क्या है और हो क्या सकता है, उसके बीच में वो को रैशनलाइज नहीं कर पा रही, तो फिर इसी तरह की कंफ्यूजन आती है। दूसरी बात, मारूज को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे, ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कल ये मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं, क्या होगा? क्या इमरान खान के लिए रिहाई जल्दी आसान हो जाएगी? क्या हुकूमत का कोई बदलने का कोई जरिया बन जाएगा? क्या कोई इलेक्शन की डेट तक करीब आ जाएगी? या कोई और एहतजाज करेंगे? पहले एहतजाज करके देख लिए, इसी वजह से तो मुज़ाकरात पे आए ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो लीडर्स अपनी मुस्तकबिल की सियासत को संभालना चाहते हैं और अपने लिए कोई रास्ते बनाना चाहते हैं, और जहां जहां पे उनकी बात हो सकती है वहां से निकालना चाहते हैं, पार्लियामेंट है, बाकी सियासी पार्टियां हैं, ये मुज़ाकरात का अमल है। अगर आपको लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और किसी रास्ते की तरफ चल नहीं पा रहे, चल के तो देखिए। 3 माह लग जाएंगे, 6 माह लग जाएंगे, साल लग जाएगा। वो साल वैसे भी आपने जेल में रहना है किसी ना किसी वजह से, अल्लाह ना करे, मैं नहीं उनके लिए, आई डोंट विश हिम बैड, लेकिन लगता तो ऐसा ही है। तो फिर अगर वहां पे भी रहना है तो यार वहां रह के अपने लोगों को यहाँ बातचीत करने, तो हो सकता है साल के बाद कोई रास्ता निकल रहा है। तो वो जो मैं बार बार एक ही मैं तो अब कह के थक गया हूं कि वो 4, 5, 6 नुकात हैं जो कि किए जा सकते हैं मुज़ाकरात की बुनियाद पे, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। जो सुनना चाहते हैं वो पिछले कल परसों के प्रोग्राम देख के कर लें। लेकिन सब कुछ हासिल किया जा सकता है मुस्तकबिल के पेश मंजर के लिए, इसके लिए कि हम आगे के जो हमारी सियासत होगी उसका नक्शा किस किस्म का चाहते हैं। और ये अगर लीडरशिप का मामला हो, बाकी बाहर से कितना किसका प्रेशर आ सकता है, हाँ
2000 के क्या था जब ये मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया तो किस वक्त नवाज शरीफ साहब का प्रेशर कहां से आया? सऊदी अरेबिया से। दोस्त हैं हमारे, उनका प्रेशर, आज भी उनका प्रेशर है। उसी की वजह से, उस प्रेशर की वजह से कुछ मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। ये मैं जानता हूं, हमारे जो अरब ममालिक दोस्त हैं उनकी तरफ से कि मामलात को संभालिए, मतलब उनके लिए, उनके भी तल्लुकात अच्छे हैं, इनके साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो इसलिए अपने मामलात को संभाल। क्या ट्रंप या फॉर दैट मैटर यूके या IMF, हाँ ट्रंप IMF के थ्रू पे प्रेशर डाल सकता है, लेकिन वो क्यों डालेगा? उसको पाकिस्तान से मतलब है, उसको इमरान खान से तो मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा रियलिज्म की तरफ जाके, हकीकत पसंदी की तरफ जाके अगर मामलात को देखा जाए तो जरूरी नहीं कि कल ही सारे रास्ते निकल आए, ये साल के बाद निकल आए, 6 महीने बाद निकल आए, लेकिन इस बातचीत के अमल के साथ ही निकलेंगे और उन्हीं लोगों के जरिए निकलेंगे जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। वरना जिनके साथ आपका टकराव है वो तो बड़े वाज़ेह हैं कि जब तक ये मामले सीधे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शहजाद साहब, अगर मैं मुख्तसर आपकी ओपिनियन इस पे जानना चाहूँ, आपने मुस्तकबिल की सियासत बात कर दी और हम इमरान खान के ये जो उनका कंडक्ट है मुज़ाकरात से पहले और मुज़ाकरात के बाद का मुस्तकिल इस पर बात करें। क्या वो स्पेस इन द सिस्टम अपनी खुद से श्रिंकन कर रहे हैं? जो उनका तरीका कार है, जो जिस तर्ज की सियासत कर रहे हैं जेल से बैठ के भी, जिस तरह के बयान दे रहे हैं। बात यह है आयशा, हमने बहुत दफा बात की कि कौन किसको खिला रहा है। हमने एक पिछले दौर में बारहा इसके ऊपर बात हुई कि वो जो बाजवा साहब का जो सेटअप था, एस्टैब्लिशमेंट थी, वो खान साहब को खिला रही थी या खान साहब उनको खिला रहे थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि जहां पर मुक्तदरा के पास इख्तियार और मुक्तदरा के पास कंट्रोल भी हो बड़ी हद तक, और हमें ये मानना पड़ेगा कि ऐसा मामला है, तो फिर आप उनके साथ क्या खेल खेल सकते हैं? आप क्या उनको कह सकते हैं, या किस किस्म की स्पेस आप समझते हैं कि मैं ये करूंगा तो मेरी स्पेस निकल आएगी? भाई आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, वो स्पेस नहीं बनी। आपको अपने तर्ज अमल के अंदर अगर तब्दीली लेके आते तो शायद स्पेस का कोई अमल क्रिएट होता। मुझे यकीन है कि इसमें पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि हम भी सब इस्तेहकाम चाहते हैं, वो इदारा भी इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन इस इस्तेहकाम के लिए अगर आप समझते हैं कि सिर्फ मेरे ही रास्ते आएगा, मैं ही लेके आऊंगा, तो फिर इस किस्म की कंफ्यूजन और इस किस्म का इंतशार रहेगा। हमें अपने मामलात को, यानी हुकूमत को उनके साथ अपने आप को जिसे कहते हैं उलझाना नहीं चाहिए। हुकूमत के अपने काम बहुत सारे पड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट अपने उसके खुले हुए हैं, फ्रंट्स खुले हुए हैं, उसको संभाले, हुकूमत अपने आप को संभाले, और फिर देखा जाएगा अदालतें किस तरीके से PTI या उनके लीडरान को साथ ट्रीट करती है। दुरुस्त होगी। तो PTI के लिए समझने, एक जानिब सियासी मुज़ाकरा, दूसरी जानिब ताने और तज़हीक का अंदाज, आखिर ख्वाहिश रखते क्या है? जरा गौर से सोच लें बैठकर। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। मुल्क को धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। अपनी मर्जी की हुकूमत बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तरजीह अवाम का एतमाद बहाल करना है। वो सियासी आदमी हैं, इसलिए हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। उन्हें PTI के मुतालबात का मालूम नहीं, उनकी ख्वाहिश मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लियामान बेमायने हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो नजरियाती सियासत करना चाहते हैं। आइन मिसाक़ मिल्ली है, अगर इसके खिलाफ वर्जी होगी तो ये बेमायने हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, लोग अपने इलाके और घर छोड़ रहे हैं। जब एक इलाका लंबा अरसा जंग की जद में रहे और हुकूमत की रिट न रहे, इसकी जोग्राफियाई सलामती खतरे में पड़ जाती है। सरबराह JUI का कहना था कि 26वीं तरमीम पर सिर्फ हुकूमत और JUI के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अगर एक पार्टी भी डट जाती है कि हमने आइन और इंसानी हकूक़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो बाकी जमातें क्यों नहीं कर सकती? वो हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान वक्फे से अपने ख्यालात से कौम को आगाह करते रहते हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल फरवरी में इंतखाबात के बाद मौलाना इंतखाबात और इसके नतीजे में वजूद में आने वाले निज़ाम को लेकर बड़े सवाल उठाते रहे हैं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान का पूरा सियासी प्रोफाइल देखकर क्या उनकी बातों से ये सवालात जन्म नहीं लेते कि मौलाना फजलुर रहमान क्या वाकई उसूली बातें कर रहे हैं या फिर सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने मौक़िफ़ को नज़रियाती करार दे रहे हैं? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की ज़रूरत, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। क्या मौलाना वाकई धांधली से पाक इलेक्शन चाहते हैं या फिर इसी इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आने वाले निज़ाम से हिस्सा? शहजाद चौधरी साहब, बहुत बार मौलाना साहब ने इलेक्शन के ऊपर बात भी की है, इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। अब आपके ख्याल में वो वहीं खड़े हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ख्वाहिश उनकी क्या है दरअसल? देखिए, आपका सवाल है कि क्या वो
इलेक्शन में से हिस्सा लेना चाहते हैं या वाकई में नए इलेक्शन चाहते हैं या पाक इलेक्शन चाहते हैं। नए इलेक्शन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पाक इलेक्शन की ख्वाहिश उनकी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर हिस्सा उनको लेना हो तो अभी क्या चीज़ अमर माने हैं उनके कि वो अभी वाला जो सिस्टम है इसमें से अपना हिस्सा नहीं ले सकते। यानी हिस्से से मुराद यही है ना कि वो कुछ गवर्नमेंट के अंदर आ जाएं, कुछ 1-2 वजारतें ले लें, कहीं गवर्नरशिप मिल जाए, तो ये तो आज भी मुमकिन है, मुमकिन की हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो एक खेल गए अपनी एक पोजीशन जो कि इस इलेक्शन के बाद आई, जिसके अंदर कि आपने फजल रहमान को, जिसने आपने कहा एक नजरियाती शख्स, एक उसूल पसंद सियासतदान के तौर पे बातें करते देखा, अगर रहे नहीं पिछला किरदार भी भूल जाएं, या पिछली सियासी किरदार की बात कर रहा हूं, तो आज आप ये सवाल कह सकते हैं कि हाँ, फजल रहमान साहब की सोच के अंदर एक हल्की सी तब्दीली इस इलेक्शन के बाद जरूर आई। उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं और उसको बहुत सारा हम कह सकते हैं कि इसकी वजह थी पीडीएम में वो लीड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको कुछ हिस्सा भी नहीं दिया गया। ये सब चीजें अपनी जगह पे कहें, लेकिन मुझे बताइए कि कोई भी सियासी लीडर हो फजल रहमान साहब के समेत, क्या वो नहीं चाहेगा कि हमारी जमहूरियत पायदार हो? क्या वो नहीं चाहेगा कि जमहूरियत का तसलसल हो, और ऐसा तसलसल हो जिसको सब लोग मैंडेट के साथ कबूल करें? और अगर ये वो चाहेंगे कि पायदार जमहूरियत कायम हो, और जमहूरी सोच रखने वाले आदमी हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम लेके चलने वाले आदमी हैं, तो वो चाहेंगे कि इलेक्शंस पाक साफ हों, इलेक्शंस जब भी हों फेयर हों, और जिसका हक हो उसको उसका हक दिया जाए। यही बुनियाद है जमहूरियत की। हमें तो यही सीखा और हमने सिखाया और पता चला कि इलेक्शंस ही बुनियाद है। अब उसके बाद गवर्नेंस के मसाइल, जमहूरी रवैये, जमहूरी तरीके, जमहूरी अवामिल वो बाद में आते हैं, लेकिन बुनियाद उसकी ये है जहां पर ये। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कहते हैं और चाहते हैं तो जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, जब वो ये कहते हैं कि मैं नजरियाती सियासत अब करना चाहता हूं, तो जिसको वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं, तो वो नजरियाती, जब हमारे यहाँ बात की जाती है, नजरियाती सियासत तो बहुत अच्छी चीज है, आपका कोई ना कोई नजरिया तो होना चाहिए, लेकिन जब हम नजरियाती की बात करते हैं तो कहते हैं कि फलाने इदारे के बरखिलाफ खड़े होकर मैं नजरियाती सियासत करूंगा। तो वो तो कोई इतनी बेहतर चीज मुझे नजर नहीं आती। वो नजरियाती नहीं, नजरियाती ये है कि जमहूरियत पसंदी होनी चाहिए और जमहूरियत के ऊपर किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस हद तक फजल रहमान साहब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, हमारे साहब असूली और नजरियाती बातें करने वाले मौलाना फजल रहमान जिन बड़े मसाइल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इशूज हैं पाकिस्तान को ला के, जो रियासती सियासी मसाइल हैं, जो अमराज हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतनी एक दहाइयों की सियासत रखने वाले मौलाना फजल रहमान साहब एक रोड मैप के साथ सामने आए, या कि सिर्फ इस तरह के स्टेटमेंट्स देके चले जाएं कि इलेक्शन ऐसे हुए वैसे हुए, नजरियाती सियासत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। तो रोड मैप ले आना चाहिए उनको तो सबके लिए एक, और बिठा लेना चाहिए सबको। मौलाना फजल रहमान मुद्दज़िल्लहू जो फरमा रहे हैं वो एक एक हर्फ दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे हमारे दोस्त ने बात आगाज़ ही यहाँ से की कि इलेक्शंस जब भी हों मुल्क में वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए, इसमें क्या बुराई है? और कौन आदमी कहेगा कि ये गलत बात कर रहे हैं मौलाना? हम तो ये सारे, हर आदमी जो है वो इस बात का कायल है, यानी जितना भी जमहूरी हो या वो कम जमहूरी हो, लेकिन इस नुक्ते पे तो किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। तो ये एक, वो बाकी भी जो उन्होंने बातें की हैं कि सियासतदानों को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, ये सारा एक जमहूरी मौक़िफ़ है उनका कि सियासतदानों को गिरफ़्तार करना, और बिलखुसूस सियासी वजूहात की बिना पर गिरफ़्तार करना, और इन्वेस्टिगेशन से पहले ही गिरफ़्तार कर लेना, और एक केस रजिस्टर करके और एक केस ख़त्म हो तो इसी दौरान एक और पर्चा कर, ये सारी बातें ठीक हैं। हमने देखा है, हम पहले भी कहते रहे हैं कि यार ये जो सियासतदानों पे मुकदमात आप कायम करते हैं ये सियासी होते हैं, वरना सियासी बन जाते हैं। तो ये नहीं हम कह रहे कि वो आज़ाद हैं और वो जो चाहे करते फिरें, लेकिन आप ख़ुद ऐसे काम करते हैं। मसला इमरान खान पे 2-3 केस बने, वो सब लोगों ने कहा यार इसका जवाब आना चाहिए, ये 190 मिलियन पाउंड इसका जवाब आना चाहिए, आपने ये बंद कागज़ क्यों अप्रूव करवाया अपनी काबीना से? और एक अगर एक मुलजिम के पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वापस आ रहे थे तो आपने उसी को वापस कर दिए। बोल ये ठीक है भैया, ये ठीक बिल्कुल केस है। लेकिन जब आप 280 केस बना देंगे, मुझे नहीं मालूम वो कहते हैं ये, चलो 100 बना देंगे, 50 बना देंगे, कुछ जो भी नंबर है इसका, तो आप सवाल तो पैदा होगा ना कि यार ये क्या केस बन रहे हैं, ये वही बन रहे हैं जैसे सियासतदानों के ख़िलाफ़ होते हैं। तो बहरहाल वापस आ जाइए, मौलाना की बात है। मौलाना ने दुरुस्त कहा कि सियासतदानों को ऐसे गिरफ़्तार कर लेना और उनको दबाव की कोशिश, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, ये भी उन्होंने बात की।
ये बिल्कुल ठीक बात। भाई हमसाए तो होता ही है, और जब ख़ास तौर पे एक एथनिसिटी हो जो बॉर्डर के दोनों तरफ रह रही हो, तो ये यानी मैं उनकी गिनता चला जाऊं जितनी बातें हैं वो सारी बातें दुरुस्त कह रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि जब, वैसे तो हम कह सकते हैं अल्लाह एक है, किसी वक्त भी कह सकते हैं, लेकिन हर वक्त उसके कहने की ज़रूरत नहीं होती। यानी सबसे बड़ी जो सच्चाई है उसके बोलने की भी हर वक्त ज़रूरत नहीं होती आपको। तो जब वो इस वक्त वो इसका जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए, चाहिए नहीं कहा उन्होंने, कहा मुल्क को ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत तो अर्जेंसी और इमरजेंसी। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, यानी केपी में इलेक्शन ज़्यादा दोबारा होना चाहिए या पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में होना चाहिए। उससे उन्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा जी? यही तो पूछ रही हूं। मतलब उनकी प्रेजेंस जहाँ पर है वहाँ पर तो अब नहीं कह सकते क्योंकि वो सियासी कुछ हालात ऐसे हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर इस मसला ये है कि वो इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं, वो एक उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन उसूली 10 बातों मांग रहे हैं जी, असूली 10 बातों में से जब वो 1-2 चुनते हैं तो उससे मालूम होता है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो इस वक्त वो क्या चाह रहे हैं, वो एक रेलेवेंट रहना चाहते हैं सियासत में। इस तरह अगर आप उनको निकाल देंगे और पीडीएम की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ पीछे चले जाएंगे वो, तो फिर वो सियासत क्या करेंगे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब मौलाना फजलुर रहमान के बयान पे बात करें, उन्होंने आज ये भी कहा कि कोई हदूद से तजावुज़ करता है तो उसे अपने रवैये पर नजर सानी करनी चाहिए। आपके ख्याल में मौजूदा निज़ाम के किसी सबसे अहम मसले की जानिब इशारा कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं? इशारा तो वो ठीक मसले की तरफ कर रहे हैं। वो ज़ियाउल हक साहब कहा करते थे कि मुस्बत नताइज ना आए तो इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, और मनफी नताइज वाले इलेक्शन उनकी वफ़ात के बाद ही हुए। मौलाना ज़ियाउल हक के सामने खड़े हुए थे, लेकिन आपको याद होगा कि 2002 में जनरल मुशर्रफ ने उनको मस्बत नताइज दिए जब MMA बनाई गई। MMA को 2 सूबे हवाले किए गए और कौमी असम्बली में अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन मखदूम अमीन फ़हीम की जगह मौलाना को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया। यहाँ पे हर किसी को मुस्बत नताइज चाहिए, मुस्बत नताइज वाले इलेक्शन चाहिए, शफाफ इलेक्शन नहीं चाहिए। शफाफ इलेक्शन उसको चाहिए जिसका रगड़ा निकल रहा हो, उस वक्त तक चाहिए जब तक रगड़ा निकल रहा हो। जब मुस्बत नताइज की उम्मीद हो तो फिर शफाफ इलेक्शन नहीं चाहिए। अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना। देखिए 2018 में बारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की थी, लेकिन बारी ली किसने? PTI ने। 2024 में बारी PTI की थी, लेकिन ले ली मुस्लिम लीग नवाज़ ने। क्या ये अच्छा होता कि दोनों अपनी अपनी बारी ले लेते? पाकिस्तान में ये सारा मसला ही ना होता, इतना बड़ा तूफ़ान ही ना होता, अवाम पे एतमाद करते। तो मेरे ख्याल में ये मसला हल होगा एक नए चार्टर से। तमाम सियासी जमातों को भी इत्तफाक करना होगा कि अपनी अपनी बारी लें, अवाम पर एतमाद करें, और मेरा ख्याल है इस चार्टर को बनाते हुए दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात सियासतदान जब आपस में भी इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर भी शफाफ इलेक्शन नहीं निकलते। तो शफाफ इलेक्शन के बगैर तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी भी नहीं होती, जमहूरियत बनती नहीं है। तो जमहूरियत पर इत्तफाक राय करें, और सिर्फ इलेक्शन पर क्यों करें? ज़रा अपनी पार्टियों में भी जमहूरियत लाएं ना, लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए अवाम के दरवाजे तक भी जमहूरियत लेकर जाएं ना। ज़रा जमहूरियत पर बैठ कर गुफ्तगू करें ना, इलेक्शन के साथ साथ दूसरी बातों पर भी गुफ्तगू करें। बिल्कुल मौलाना के कम अज़ कम मौलाना बात तो ठीक कर रहे हैं और उसकी हिमायत की जानी चाहिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, मौलाना साहब ने कहा कि सियासत, ये जो अभी ज़ैगम साहब भी बात कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूटी में सियासतदानों के गलत रवैयों से पार्लियामान बेमायने हो गई है। 26वीं तरमीम की हिमायत करने वाली JUI ने पार्लियामेंट की तौक़ीर में कितना हिस्सा डाला है? देखो, आज जितनी बहस हम कर रहे हैं ना मौलाना साहब के बारे में, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रोड मैप देना चाहिए उन्हें। देखें, वो कल से खिलाड़ी नहीं आए इस खेल के मैदान में, हुकूमत भी की है, अपोजिशन में भी बैठे हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटे हैं, वो सिस्टम की ख़राबियाँ भी जानते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में जो ख़राबी है उसकी नोयत क्या है। अगर ये उस पे बात करने को तैयार नहीं है तो फिर ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सिर्फ सियासत है। सब पता है इनको कि इलेक्शन चोरी कैसे होता है, कौन करता है, कब होता है,
उसको कैसे रोका जा सकता है, इनके इल्म में है, क्योंकि ये उसके खिलाड़ी रहे हैं। एमएमए ऐसे नहीं बन गई थी। क्या दिया एमएमए ने उस दौर में, क्या दिया? और ये जो अब एक और पार्टी जो है वहाँ पे आई हुई 12-13 साल से, क्या दिया जी उसने सूबे को? खराबी कहाँ है, इनके इल्म में है। मेरी रिक्वेस्ट आज के इस प्रोग्राम से सिर्फ इतनी है कि आप नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान भी नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। आपकी और इमरान खान की सोच में बहुत इत्तफाक है। आप ये कहते हैं कि वहाँ पे जोग्राफियाई सलाम जो है ख़तरा है, ठीक। लोग कहते हैं इमरान जिम्मेदार है उन लोगों को लाके वहाँ वेब बसाने के लिए। आप उसकी मुखालफत, उसका नाम लेके नहीं करते, लेकिन आप उनकी मुखालफत करते हैं। वैसे आज इमरान खान ने अपनी जमात से कहा है मौलाना पे तनकीद नहीं करनी। यही तो बहुत अच्छी बात है। यानी चलो शुक्रिया आपका बहुत बहुत आयशा, आपने तो मेरे इजाफा कर दिया जो मेरा पॉइंट है। देखें, नया इलेक्शन करवा लें, इस इलेक्शन की खामियां को साबित करके और डिबेट करके, कौमी डिबेट, चारों सूबों के अंदर तमाम दानिशवरों को शामिल कर लें, सहाफ़ियों को शामिल कर लें, वकला को शामिल करें, हर शोबे ज़िंदगी के लोगों को शामिल करें, एक ग्रेट डिबेट कराएं इसके ऊपर। क्योंकि आप सब जानते हैं, पीपल्स पार्टी भी जानती है, नून लीग भी जानती है, मौलाना भी जानते हैं, पीटीआई भी जानती है कि इलेक्शन में धांधली कैसे होती है। और ये अगर मुझे समझाना चाहते हैं कि इफ्तिखार अहमद आप एक ऐसा प्रोग्राम करें कि उसमें ये धांधली ख़त्म हो जाए, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप करेंगे। अगर आप वाकई हकीकतन पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है उसमें बेहतरी करना चाहते हैं, वरना सियासत में तो आप हैं, रहेंगे। दुरुस्त है, सियासत तो हो ही रही है और होती रहेगी। और ये बिल्कुल, लेकिन अगर धांधली से पाक इलेक्शन चाहिए हमारी सियासी जमातों को, तो पिछले 1 साल में किसी ने इस बारे में सोचना नहीं शुरू किया और इलेक्शन के जा रहे हैं। तो इफ्तिखार साहब, वक्त खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। ये कर सकते हैं या नहीं, आने वाले दिन बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।